का हार्दिक अभिनंदन। आज हमारी कहानी हिंदी कहानी इकाई 7 यूजीसी नेट, जेआरएफ, जेके सेट और अन्य क्लासेस हिंदी के लिए, अन्य जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए हमारा ये 5वां लेक्चर है, जिसमें हम यूजीसी नेट में लगी 21 कहानियों में से एक कहानी का मूल पाठ कर चुके हैं और उससे जुड़ी हुई जो जरूरी सामग्री है, उनके अंदर जो जरूरी बिंदु हैं उनको हम अलग से भी आज यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं और उससे जुड़े हुए विशेष तथ्य भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जरूरी बातें, ये एजुकेशनल वीडियो हैं जो बड़े होंगे ही, और जितने बड़े होंगे समझिए आपने उतनी ज्यादा बैठक दी। आज बहुत ही ज्यादा कंपटीशन का दौर है, जिसमें आप कम समय की बैठक में कहेंगे कि ऐसे बड़े एग्जाम्स को पास कर जाएंगे, आप किसी भी पीएससी को क्लियर कर जाएंगे, आप किसी भी जेआरएफ जैसी परीक्षा को सहजता से पास कर जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। तो ये वीडियो लंबे ही होंगे और इनको करने के लिए आपकी बैठक बढ़ेगी। इसमें पढ़ाने वाले का वीडियो लंबा उसके लिए नहीं है, जितना ये अच्छा वीडियो है, लंबा वीडियो है, उतनी आपकी बैठक हो रही है। बस आपको बैठना है तो पेन और कॉपी लेके बैठना है, और यहाँ पर सारी सामग्री आपको उपलब्ध है। आपको कोई हार्ड कॉपी भी अलग से ऐसे रखने की जरूरत नहीं है। आप पेन और कॉपी लेके यहाँ बैठ जाइए, और ये डीपली स्टडी है। जो अन्य चैनल पर आपको सामग्री मिलती होगी वो एक अलग तरह का मटेरियल है, ये वैसा मटेरियल नहीं है। यहाँ पर आप गहराई से एक टॉपिक से गुजरेंगे और बार बार आप उसको देख भी सकते हैं जब चाहें। यहाँ पे निःशुल्क आपको वो उपलब्ध है, और इन नोट्स से जब आप गुजरेंगे तो आप देखेंगे कि ये वैसे नोट्स नहीं है जो आप अन्य चैनल पर देख रहे होते हैं। इसलिए आप अपने से भी किताबों को लेके तैयारी बनाए रखिए। 5-6 घंटे 5-6 घंटे 5-6 घंटे जिनकी पढ़ाई बहुत जरूरी होती है, तो उनमें से ये कुछ मिनट आपको काम के हैं जो आप यहाँ देंगे और उससे नोट्स तैयार करेंगे, फिर उसको रिवाइज करेंगे। तो ये कहानी का ही एक तरह का स्पेशल कोर्स चल रहा है। आप अपना समय दें और अपने लिए समय दें। चलिए हम ज्यादा ना बात करते हुए अब आगे बढ़ते हैं। तो पहली कहानी हमने पढ़ी थी 21 कहानियों में से। तो पहली कहानी क्या थी? चंद्रदेव से मेरी बातें। उसी कहानी के प्रमुख पात्र और उनका प्रतीकात्मक परिचय आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि एक बार जब आपने ये गहराई से कहानी पढ़ी होगी और इसका नोट्स आपने छांट के रख लिया होगा, इसके बाद आपको बार बार इधर उधर से शॉर्टकट नहीं चलना है। ये लॉन्ग कट है, शॉर्टकट नहीं है। और लॉन्ग कट में ही आप जो चीजें अर्जित करेंगे वो एक दिन आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। वही आपकी कामयाबी का कारण बनेंगे। शॉर्टकट कई हैं, चीजों को रट लो, लेकिन फिर कल पीएचडी के लिए इंटरव्यू देना होता है तो वहां पे कोई दो बातें नहीं बोली जा सकती हैं, और किसी बीएससी में जाके पास करके दो बातें नहीं बोली जा सकती हैं। इंटरव्यू करते हुए पेपर तो पास कर लेते हो रटे रटाई चीजों से, तो इसलिए यहाँ रटा रटाया मसला नहीं है। आप गहराई से बैठिए, समय लीजिए, समय दीजिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए, मेरे चैनल टेलीग्राम पर रखिए। लेकिन हम इसी तरह से ठंडे स्वभाव से, गहराई से, आराम से, प्रेम से, लेकिन सटीकता से, तथ्यों से भरी पढ़ाई करेंगे। ठीक? चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी के प्रमुख पात्र या उसके अंदर जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो पेपर से जुड़ जाती हैं या स्ट्राइक कर जाएंगी, तो आप इनको पढ़े होंगे तो आसानी से कर सकते हैं। तो पहला जो पात्र है वो लेखिका है।
स्वयं को दासी भी कह रही होती है, वो सगत वक्ता है, अपने आप से बातों को कह रही है, नरेटर जिसको हम कहते हैं। कहानी की मुख्य वक्ता जो चंद्रदेव के सम्मुख अपनी बातें क्या कर रही हैं, चंद्रदेव के सम्मुख अपनी बातें और जिज्ञासाएं रखती हैं, वे तत्कालीन क्या करती हैं, क्या करती हैं, तत्कालीन मतलब उस काल के, तत्काल और समकाल फर्क होता है ना। तो तत्कालीन मतलब उस समय की जो शोषित, पराधीन और लाचार भारतीय जनता तथा प्रबुद्ध वर्ग की आवाज का प्रतिनिधित्व करती हैं। लेखिका एक पात्र है जो क्या कर रही हैं, पता होगा आपको, क्या कर रही हैं, पत्र लिख रही हैं, किसको, चंद्रदेव को, ठीक। उसके बाद भगवान चंद्रदेव, जिनको क्या कहा गया कहानी में, निशानाथ भी कहा गया और शशांक भी कहा गया है, शशधर भी कहा गया है ना। क्या क्या कहा गया है, निशानाथ कहा गया है, शशांक कहा गया है, शशधर कहा गया है। तो कहानी के मुख्य श्रोता मौन श्रोता हैं, जिनको कहानी संबोधित, जिनसे संवाद स्थापित किया जा रहा है कहानी, दो ही करैक्टर हैं और एक करैक्टर जो है वो मौन श्रोता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कैसा है, तो पूछ सकते हैं कि कहानी में चंद्रदेव की जो भूमिका है वो कैसी है, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में चंद्रदेव की भूमिका कैसी है, मौन श्रोता की है। कैसी है, मौन श्रोता की है। वे क्या है, किसके प्रतीक हैं, वे परंपरा, आकाशमंडल के चिरस्थायी देव और पौराणिक अंधविश्वास के प्रतीक हैं। अंधविश्वास का भी चित्रण उसमें किया गया है, आपने देखा होगा उसी कहानी में। भगवान चंद्रदेव, निशानाथ, शशांक कहानी के मुख्य श्रोता हैं। तो चंद्रदेव इस कहानी में कैसी भूमिका निभाते हैं, मौन श्रोता की भूमिका निभाते हैं। वे किसके प्रतीक हो जाते हैं, वे परंपरा, आकाशमंडल के चिरस्थायी देव और पुराने अंधविश्वास के प्रतीक हो जाते हैं। वे ब्रिटिश शासन के सामने चुप रहने वाले तटस्थ गवाह का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। आगे एक और कैरेक्टर है जो इसमें, जिसके ऊपर निशाना साधा गया है, यानी कि जिसको लेकर यह पत्र लिखा गया है, जिसको आधार बनाकर यह पत्र लिखा गया, भारत की तत्कालीन दुर्दशा के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश सत्ता को केंद्र में रखकर क्या कहा उसको, आधुनिक भारत का प्रभु किसको कहा हुआ है। तो सवाल पूछ सकते हैं, ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है कि कल आपसे मैंने ये डिस्कस किया ही था कि आधुनिक सवाल कैसा पूछ सकते हैं, एक सवाल इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि लॉर्ड कर्जन को किस कहानी में आधुनिक भारत का प्रभु कहा गया है। यह सवाल पूछ सकते, कल आपसे डिस्कस किया था
तो आधुनिक भारत के भाग्य विधाता किसको कहा गया है? चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में लॉर्ड कर्जन को कहा गया। और एक सवाल इस तरह से पूछ सकते हैं जो आपके सामने प्रस्तुत कर दिया कि लॉर्ड कर्जन को किस कहानी में आधुनिक भारत का प्रभु कहा गया है? तो ऑप्शन दे सकते हैं 3-4, जिसमें चंद्रदेव से मेरी बातें भी एक हो सकता है। ठीक, आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश भारत के तत्कालीन दमनकारी वायसराय थे। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। दमनकारी वायसराय जो अपने शासनकाल में नए नए कमीशन, कहा था ना उस समय कि अंग्रेजी शासन का मुख्य जो फोकस है वो किस पर रहता था? किस पर रहता था? देख लीजिए, कमीशन और मिशन। और ये कमीशन और मिशन बनाने पे रहता था, और इसके साथ वो किस पर ज्यादा जोर देते थे? रंग भेद नीति, गौरांग पक्षपात के लिए व्यंग्यात्मक रूप से चित्रित किया हुआ है। किसको? लॉर्ड कर्जन को। लॉर्ड कर्जन कौन था? ब्रिटिश भारत के तत्कालीन दमनकारी वायसराय थे। ठीक, कमीशन और मिशन की बात कल भी आपके साथ डिस्कस हुई थी। तो आप बताना होगा आपको कि लॉर्ड कर्जन को किस कहानी में क्या कहा है? आधुनिक भारत का प्रभु कहा है, या लॉर्ड कर्जन को आधुनिक भारत का भाग्य विधाता किस कहानी में कहा गया है? तो किस कहानी में कहा गया है? चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में कहा गया। अब इसका रीजन ही काम नहीं करता है, हर दिन ये तमाशा करता है। चलिए कोई बात नहीं, हम इसको हटा ही देते हैं। देख लीजिए, उसके बाद आते हैं चित्रगुप्त। मैंने आपको कहा ही था कि चित्रगुप्त यमलोक के चीफ जस्टिस रहे। उस कहानी में चित्रगुप्त को क्या कहा गया है? यमलोक के चीफ जस्टिस। यमलोक के चीफ जस्टिस किस कहानी में चित्रगुप्त को कहा गया है? तो चंद्रदेव से मेरी बातें में चित्रगुप्त को क्या कहा गया है? यमलोक के चीफ जस्टिस कहा गया। देवलोक की न्याय व्यवस्था के लिपिक न्यायाधीश है चीफ जस्टिस का हिंदी क्या है? न्यायाधीश, लिपिक। लेखिका इन्हें भारत से इंडियन पीनल कोड और टाइपराइटर ले जाकर अपने दफ्तर की कार्यप्रणाली सुधारने की सलाह देती हैं। यहाँ पे भी सवाल पूछ सकता है कि लेखिका बंग महिला चित्रगुप्त को भारत से क्या ले जाने की सलाह देती हैं? तो इंडियन पीनल कोड और टाइपराइटर को ले जाकर अपने दफ्तर की कार्यप्रणाली सुधारने की सलाह देती हैं। ब्रिटिश न्याय व्यवस्था और लाल फीताशाही पर इसमें क्या किया गया है? व्यंग किया गया है। उसके बाद धनवंतरी जी हैं। धनवंतरी जी का भी जिक्र आपके साथ कल किया था। धनवंतरी देवताओं के फैमिली डॉक्टर, यानी कि देवलोक के प्रधान वैद्य हैं। धनवंतरी कौन है? तो देवलोक के प्रधान वैद्य हैं। देवलोक के प्रधान वैद्य कौन माने जाते हैं? धनवंतरी माने जाते हैं। और चित्रगुप्त क्या माने जाते हैं? लिपिक माने जाते हैं। कहाँ के? तो देवलोक के। और धनवंतरी देवताओं के फैमिली डॉक्टर कहा हुआ है। किसने? लेखिका ने। देवलोक के ये प्रधान वैद्य हैं।
इन्हें भारत आकर यहाँ के डॉक्टरों से प्लेग जैसी संक्रामक महामारियों की आधुनिक चिकित्सा पद्धति सीखने की सलाह दी गई है। भारतीय दुर्दशा और महामारी भारतीय दुर्दशा और महामारी के प्रति प्रशासन की लापरवाही का चित्रण इसमें किया गया है। किसका चित्रण किया गया है? प्रशासन की लापरवाही का चित्रण किया गया है। फिर विद्युत देवी का वर्णन आता है। विद्युत देवी मतलब बिजली, बिजली जिसको क्या कहते हैं हम आज के समय में लाइट कहते हैं। विद्युत देवी, सौदामिनी, और क्या कहते हैं? सौदामिनी, चपला, अग्निदेव आदि। तो लेखिका ने इस कहानी में कहा हुआ है कि आकाश और बादलों में स्वच्छंद रहने वाली बिजली, जिसे अंग्रेजों ने वैज्ञानिक प्रगति के बल पर कल कारखानों, ट्राम, रेलगाड़ियों में दासी की तरह कैद यानी कि उपयोग कर लिया है, कैद कर लिया है। उसके बाद किसका जिक्र आता है इस कहानी में? धनवंतरी का हो गया, चित्रगुप्त का हो गया, विद्युत देवी, सौदामिनी, चपला, अग्निदेव, इनका हो गया। अब किसका है? त्रैलोक्य पावनी सुरसरी गंगा। तो सवाल पूछ सकते हैं कि चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में त्रैलोक्य पावनी सुरसरी किसको कहा गया है? तो किसको कहा गया है? गंगा नदी को कहा गया है। क्या कहा है? पवित्र गंगा नदी जो आधुनिक युग में बड़े बड़े खंभों और पुलों के निर्माण के कारण स्थान स्थान पर बंधनग्रस्त गुलाम हो चुकी है। तो कैसे अंग्रेजी तकनीक जो है वो प्रकृति को अपना गुलाम बनाती चली जा रही है, इसका संकेत भी यह कहानी देती है। उनकी वैज्ञानिक प्रगति को आश्चर्यचकित तरीके से लेखिका देख रही हैं और उसी को अभिव्यक्त भी कर रही हैं। किसके साथ? चंद्रदेव जी के साथ। तो गंगा नदी को क्या कहा हुआ है? त्रैलोक्य पावनी सुरसरी गंगा नदी कहा है। देव सेनापति कार्तिकेय बाबू, देव सेनापति कौन है? कल भी बताया था, कार्तिकेय बाबू हैं, देवताओं के सेनापति जिनका वाहन मयूर है। हाँ? क्या वाहन है? मयूर है। लेखिका व्यंग करती है कि वे देखने में कैसे लगते हैं? हाँ, व्यंग्य में बंग महिला कुमार कार्तिकेय को कैसे देखती हैं? बंगाली बाबू जैसे शांत। कैसा कहती हैं उनको? बंगाली बाबू जैसा शांत। कैसा? बंगाली बाबू जैसा शांत कहती हैं। ठीक। और फोर्ट विलियम के आधुनिक फौजी साजो सामान को देखकर उनके छक्के छूट जाएंगे, ऐसा व्यंग्य भी करती हैं। तो मतलब कुल मिलाकर अगर हम देखें तो लेखिका जो है वो अंग्रेजों की वैज्ञानिक तरक्की और तकनीकी तरक्की को आश्चर्यचकित तरीके से देखते हुए देवताओं को भी एक आधार बनाकर यह कहना चाहती है कि देखिए ये लोग इतने समृद्ध हो चुके हैं कि उन्होंने प्रकृति को भी अपना क्या बना लिया है? गुलाम बना लिया है। आपके जो सेनापति आदि हैं वो भी यहाँ पे क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? उनके छक्के छूट जाएंगे। अब कमला देवी की बात आ गई। कमला देवी मतलब लक्ष्मी एवं कमला देवी मतलब लक्ष्मी एवं उसके बाद धन के देवता कौन है? कुबेर माने जाते हैं हमारे यहाँ। धन के देवता कौन माने जाते हैं? कौन माने जाते हैं? एक तो माता लक्ष्मी मानी जाती हैं और दूसरे धन के देवता कौन माने जाते हैं? धन के देवता माने जाते हैं कुबेर। धन और ऐश्वर्य की देवी देवता देवलोक के। लेखिका कहती कि कलकत्ता के मिंट
यानी कि टकसाल जहां लौट सकता है धन, मैं बन रहे अपार धन को देखकर लक्ष्मी और कुबेर भी चकित रह जाएंगे भाई। और फिर आ जाती है प्रोफेसर गज्जर की बात। बड़ा जरूरी सवाल पूछा जा सकता है कि प्रोफेसर गज्जर किस कहानी के पात्र हैं, या प्रोफेसर गज्जर चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में किसकी भूमिका निभाते हैं। निभाते हैं, तो किसकी भूमिका निभाते हैं बताइए जी। हाँ, बम्बई में महारानी विक्टोरिया के काले दाग पड़ी मूर्ति को वैज्ञानिक दृष्टि से साफ करने की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो प्रोफेसर गज्जर किस कहानी के पात्र हैं, या किस कहानी में प्रोफेसर गज्जर का जिक्र आता है, भूलना नहीं चाहिए आपको, दिमाग में रखना है इसको। कोई ना कोई प्रोफेसर आपको पढ़ाता ही होगा, दिमाग में रख लीजिए प्रोफेसर गज्जर। प्रोफेसर गज्जर किस कहानी के पात्र हैं, तो किस कहानी में जिनका जिक्र आता है, तो चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में इनका प्रोफेसर गज्जर का जिक्र आता है। ये हैं वो प्रमुख पात्र जिनका जिक्र कहानी में रचनाकार जो है वो करती हैं और अपनी कहानी को एक सफल कहानी कहती हैं। कल आपको बताया भी था कि ये कहानी सबसे पहले शस्त्रपत्रिका में पत्रिका में 1904 में किस रूप में प्रकाशित हुई थी, किस रूप में प्रकाशित हुई थी, तो बताइए जरा किस रूप में प्रकाशित हुई थी। निबंध रूप में प्रकाशित हुई थी। इसका मतलब आप याद रखते हो, है ना, चीजों को याद रखते हो, इसका मतलब रखो। और अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं, मूल कहानी का पाठ जरूर देखिए। अब हम इसी लेक्चर का भाग 2 जो है उसके ऊपर बात करते हैं, कहानी के 15 परीक्षा उपयोगी विशेष तथ्य। 15 विशेष तथ्य किसके लिए, परीक्षा उपयोगी, क्योंकि बात तो परीक्षा के लिए हो रही है, तो ये भी बात करनी चाहिए, नॉलेज की तो है ही है। तो कितने, 15 परीक्षा उपयोगी विशेष तथ्य, कितने, 15 परीक्षा उपयोगी विशेष तथ्य। तो पहला विशेष तथ्य, प्रथम राजनीतिक कहानी का गौरव। सवाल पूछ सकते हैं कि प्रथम राजनीतिक कहानी का गौरव किसे प्राप्त है, तो बंग महिला द्वारा रचित चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली राजनीतिक और व्यंग्यात्मक कहानी होने का गौरव प्राप्त है। कौन इसको कहते हैं, राजनीतिक और अर्थनीति पर आधारित, नीति पर आधारित कहानी कौन कहते हैं, कौन घोषित करते हैं, ये भी एक अन्य सवाल इससे जुड़ जाता है। तो कौन कहते हैं, भव, क्या हो गया, भवदेव पांडे। कौन, भवदेव पांडे। इस कहानी को किसकी, कौन सी कहानी कहते हैं, राजनीतिक और अर्थनीति पर आधारित कथ्य चुनने वाली पहली कहानी मानते हैं। तो चंद्रदेव से मेरी बातें को हिंदी साहित्य की पहली राजनीतिक और व्यंग्यात्मक कहानी होने का गौरव प्राप्त है। और ये गौरव प्राप्त अर्थनीति और राजनीतिक कहानी या अर्थनीति और राजनीतिक कथ्य को व्यंग्यात्मक रूप में चुनने वाली पहली कहानी है। ये बात कौन कहते हैं, भवदेव पांडे कहते हैं। कौन कहते हैं, भवदेव पांडे कहते हैं। कौन कहते हैं, भवदेव पांडे कहते हैं। ठीक, भवदेव पांडे क्या कहते हैं कि ये कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें जो है वो हिंदी साहित्य की पहली राजनीतिक अर्थनीति पर व्यंग्यात्मक तथ्य को चुनने वाली प्रथम कहानी है। तो राजनीतिक कहानी का गौरव किसे प्राप्त है, तो चंद्रदेव से
मेरी बातें कहानी को राजनीतिक कहानी होने का गौरव प्राप्त है। चलिए, ये विशेष तथ्य जरूरी बातें हैं, ये सवाल पेपर में रहते ही रहते हैं इसी तरह के। आगे है प्रकाशन वर्ष और पत्रिका। तो सवाल पूछ सकते हैं कि यह अमर रचना सन 1904 में किसमें प्रकाशित हुई? 1904 में। किसके द्वारा संपादित पत्रिका में? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका में। क्या नाम था उस पत्रिका का? तो सुप्रसिद्ध पत्रिका थी अपने दौर की, ऐसी ही पत्रिका नहीं थी, सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। ठीक, तो ये तो आपको याद होगा ही, ज्ञात भी होगा कि यह जो चंद्रदेव से मेरी बातें रचना है, ये सबसे पहले निबंध रूप में 1904 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो प्रकाशित हुई थी, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अब आ गया तीसरा विशेष तथ्य, लेखिका का वास्तविक परिचय। ये जो आप जानते ही हैं बातें, तो हम जल्दी जल्दी इसके ऊपर थोड़ी नजर दौड़ाएंगे। लेखिका का वास्तविक परिचय क्या है? तो लेखिका बंग महिला है, जिनका वास्तविक नाम राजेंद्र बाला घोष है। ये हिंदी की शुरुआती प्रबुद्ध महिला कहानीकारों में अग्रणी हैं। हिंदी की शुरुआती प्रबुद्ध महिला कहानीकारों में अग्रणी हैं। कौन? बंग महिला। असली नाम क्या था? राजेंद्र बाला घोष। ये बंग महिला छद्म नाम से लिखती थी। सवाल पूछ सकते हैं कि बंग महिला के छद्म नाम से कौन अपनी कहानियां लिखा करती थी? तो राजेंद्र बाला घोष लिखा करती थी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, लेक्चर आपको कैसा लग रहा है। अब आ गया चौथा विशेष तथ्य इस कहानी से जुड़ा हुआ। वो क्या है? तत्कालीन राजनीतिक पृष्ठभूमि। ये कहानी तत्कालीन ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन के शोषणकारी शासनकाल, जो कब था? 1899 से लेकर 1905। देख लीजिए, 1904 में कहानी लिख रही है, दम था बंदी में, है ना? ऐसे नहीं कोई लेखक होता है। आज आप जरा बोल के देख लीजिए, किसी जगह जाके देख लीजिए, बोल रहे हैं तो हालात कैसे हो रहे हैं आप देख रहे होंगे महाराज। तो शासन है, खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है, सबके पास आ जाती है। तो यह कहानी तत्कालीन ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन के शोषणकारी शासनकाल कब था? 1899 से लेके 1905 तक, और 1904 में कहानी प्रकाशित होती है। इसी दौर के बीच में वो लिख रहे हैं कि नीतियों को केंद्र में रखकर लिखी गई कहानी थी। ठीक है, तो इसमें से सवाल पूछ सकते हैं कि ये कहानी किस पर आधारित है? व्यंग्य किस पर करती है? व्यंग्य किस पर करती है? तो लॉर्ड कर्जन की शोषणकारी नीतियों पर व्यंग्य करती कहानी है। ठीक है, इसके बाद पांचवा विशेष तथ्य क्या है? तो पत्रात्मक शैली और स्वगत कथन। 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 कहानी की शैली कैसी है आपको पहले भी बता चुका हूं। कहानी की शैली कैसी है? तो पत्रात्मक शैली है। कैसी है? पत्रात्मक शैली। शैली क्या होती है? वो स्टाइल जिसमें वो कहानी लिखी गई है, कहने का ढंग क्या अपनाया गया है। तो पत्र लिखकर कहानी कही जा रही है। इसमें लेखिका ने चंद्रदेव को संबोधित करते हुए एक पक्षीय संवाद स्थापित किया है। कैसा संवाद स्थापित हुआ है? सवाल पूछ सकते हैं, बड़ी जरूरी बात है कि चंद्रदेव से, यहां से लिखना शुरू कर देते हैं, जगह की कमी आ जाती है। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में कैसा संवाद स्थापित हुआ
है। कैसा हुआ है? ले दे देंगे ऑप्शन, द्विपक्षीय, बी कह देंगे त्रिपक्षीय, है ना, सी कह देंगे एक पक्षीय संवाद। तो गड़बड़ी हो जाती है। ऐसा संवाद एक, ऐसा संवाद एक पक्षीय, एक पक्षीय, एक पक्षीय संवाद स्थापित हो रहा है, हाँ? तो हम लोग क्या देख लेंगे कि एक तो पत्र लिखने वाले हैं, चंद्रदेव हैं, हम उसको तुरंत क्या कह देंगे, द्विपक्षीय कह देंगे, द्विपक्षीय कह देंगे, द्विपक्षीय कह देंगे, लेकिन होगा क्या, गलत होगा। उत्तर क्या होगा, एक पक्षीय संवाद होगा। सही उत्तर क्या होगा, एक पक्षीय संवाद होगा। तो इसी प्रकार का पेचीदा प्रश्न बनाकर पूछा जा सकता है। ठीक, तो एक और सवाल पूछ सकते हैं इसी जगह से भी कि चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में, कहानी किसको संबोधित है, तो लिख सकते हैं सूर्य को, इंद्रदेव को, चंद्रदेव को, चित्रगुप्त को। इंद्रदेव आदि नहीं भी बोल सकते हैं क्योंकि उनका जिक्र कहानी में नहीं आया। पेचीदा कैसे होगा सवाल, तो जिनका जिक्र आया है, ऐसे ऐसे देव देव जोड़ देंगे कि सूर्य देव को, चंद्रदेव को, तो आप तुरंत कह सकते हैं कि किसको, चंद्रदेव को। लेकिन पेचीदा करने के लिए क्या कहेगा कि कार्तिकी को संबोधित है, फिर किसको संबोधित है, जिन जिनका कहानी में जिक्र आया, धनवंतरी को, फिर किसको संबोधित है, धनवंतरी को नहीं है तो और किसको है, चित्रगुप्त को संबोधित है, फिर किसको संबोधित है, जिनका जिक्र आया है, सुरसरी, हाँ, चपला, चंद्रदेव, शशधर, शशांक कह दें उसमें शायद, तो चंद्रदेव को संबोधित है। ठीक है, उसके बाद आता है गौरांग बनाम कृष्णांग का रंग भेद। लेखिका ने इस कहानी में गौरांग गोरे अंग्रेज और कृष्णांग किसको कहा है, काले भारतीय को कहा है। यहाँ पे सवाल पूछ सकते हैं कि चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में दो शब्दों गौरांग और कृष्णांग का अर्थ है एक, फिर दो, फिर तीन करके ऑप्शन दे सकते हैं। गौरांग का अर्थ है गोरे गोरे, कृष्णांग का अर्थ है कृष्ण जैसे, काले भारतीय, गोरे अंग्रेज, ऐसे करके ऑप्शन देके कह सकते हैं। शब्दों के माध्यम से ब्रिटिश शासन की क्रूर प्रजाति और रंग भेद नीति पर प्रहार किया हुआ है। लॉर्ड कर्जन के कमीशन और मिशन पर व्यंग्य किया हुआ है। कहानी में कहा गया है कि लॉर्ड कर्जन को कमीशन और मिशन अत्यंत प्रिय है। वे चंद्रदेव को भी गोरा होने के कारण किसी न किसी कमीशन का मेंबर बना देंगे। क्यों, क्योंकि उनके अंदर रंग भेद की नीति बैठी हुई है। तो ये 15 विशेष तथ्य थे जिसमें से हमने 7 और जरूरी बात जानकारी आपके साथ डिस्कस कर ली। अगर आप इससे जुड़ा हुआ हार्ड कॉपी का पूरा मटेरियल अगर लेना चाहते हैं तो वो आप हमसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। ऐसे ही अब इससे जुड़े हुए कुछ जो है वो एमसीक्यूज जो है वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसलिए मैंने आपको कहा था कि ये कहानी जो है या हमारा लेक्चर जो है वो पहले जैसे जो अन्य यूट्यूबर टीचर पढ़ा रहे हैं उनके जैसा नहीं है, ना ही उनके जैसा शॉर्टकट मेथड है, ना ही उनके जैसा तरीका है। आप अपनी पढ़ाई को मजबूत बनाएं, स्तरीय बनाएं और गहरी पकड़ कहानी की सीखें। मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि नेट जेआरएफ का
जो सिलेबस आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है वो किसी भी आदमी को हिंदी का विद्वान बना सकता है अगर वो उसको तन्मयता से, पूरी तन्मयता से, पूरी लगन के साथ एक एक चीज को पूरे प्रेम से पकड़ता है, मेहनत से पकड़ता है, लगन से पकड़ता है, तो किसी भी पीएससी को वो कभी भी पास कर सकता है अगर वो उसको गहराई से एक लंबी बैठक देकर एक अच्छे टाइम टेबल, अच्छे तरीके के साथ, गहराई के साथ बैठता है। तो जेके सेट के भी मुझे लगता है फॉर्म निकल आए हैं, उसको भी ध्यान में रख सकते हैं जम्मू कश्मीर के जो विद्यार्थी हैं, अन्य भी उसको भर सकते हैं जानने के लिए कि वो किस प्रकार का उसका लेवल रहता है। तो तैयारी को लगातार बनाए रखा करें, लगातार रूटीन ना तोड़ें पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये 15 विशेष तथ्य थे जिसमें से 7 आपके सामने रखे हैं, बाकी जो है वो हमारी इस हार्ड कॉपी में रहेंगे ही रहेंगे। आप ऐसे मटेरियल से अगर अपना इत्तेफाक रखते हैं, आपको लगता है कि ये हमारे काम की चीज हो सकती है, तो आप हमसे इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। ऐसे ही हर एक कहानी के 40 या 25, 30, 35 जो है वो एक एक कहानी से जुड़े हुए एमसीक्यूज भी तैयार हैं, जिनमें से हम 10-10 एमसीक्यूज यहाँ डिस्कस जरूर किया करेंगे आपके साथ फ्री में ही। बाकी पे के लिए आप दूसरे पूरा का पूरा मटेरियल जो है वो ले सकते हैं। आपको पता ही है ऐसी सामग्री बनाने के लिए गहरी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, बने रहिए नवदिशा हिंदी एकेडमी के साथ, जो कि क्या है, सफलता की नई दिशा है। नई क्यों है ये आपको बताया ही कि यहाँ पर कोई जल्दबाजी का मसला नहीं है, आप अपनी तरह से भी पढ़ते रहिए, लेकिन कुछ गहराई से यहाँ से भी पढ़ते रहिए। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत